गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर 6 देखेंगे। आइए सबसे पहले लिखते हैं लेक्चर 6। लेक्चर 6 वेव ऑप्टिक्स। क्या सीखना है आज? मोशन ऑफ a vibrating particle। वाइब्रेटिंग पार्टिकल हिंदी में कह सकते हैं कंपन करने वाले। कंपन करने वाले कण की गति। कंपन करने वाले कण की गति क्या होगी, ये हम लोग सीखेंगे आज। आइए, लास्ट क्लास में क्या देखे थे? लास्ट क्लास में देखे थे कि एक्स बिंदु से एक लड़का चलना शुरू किया था, लड़की ओ बिंदु से चलना शुरू की थी। लड़का आया था कहाँ पर? वाई बिंदु पर, तो लड़की भी वाई बिंदु पर आ गई थी। लड़का आया था कहाँ? एक्स डैश पर, तो लड़की पुनः वापस होकर के वो बिंदु पर आई थी, घर अपना आई थी। लड़का फिर कहाँ? वाई डैश पर आया, तो लड़की पुनः वाई डैश पर, और लड़का एक्स पर पहुंच गया, अपना घर वापस हो गया। लड़की पुनः अपना घर वापस हो गई। और क्या देखे थे? लड़का चूंकि सर्कुलर पाथ पर चलता है, इसीलिए लड़के के मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। और ये लड़की एक ही यानी अपने घर के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करती है, आगे आगे पीछे वाली गति करती है। तो लड़की के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति कहेंगे। यही सीखे थे। लेकिन आज क्या शीर्षक डाले हैं? मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल, कंपन करने वाले कण की गति। कंपन करने वाले कण, ये देखिए कंपन करने का क्या मतलब हुआ? याद कीजिए, जब वेव पर आए होंगे, तरंग पर आए होंगे, तो तरंग में तरंग कैसे उत्पन्न किए थे? एक पौंड लिए थे, पौंड, पोखर, तालाब जिसको बोलते हैं, पोखर लिए थे। और पोखर में हम लोग जानते हैं कि पानी बिल्कुल शांत रहता है, स्थिर रहता है। और स्थिर पानी में जब ढेला मारे थे तो क्या हुआ था? पानी का कण इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू किया था, ऊपर नीचे। पानी जैसे ढेला मारे तो पानी का कण नीचे गया, फिर क्या हुआ? ऊपर आया, इस तरह से वाइब्रेट किया। और उस वाइब्रेट जब किया तो पानी की सतह पर इस तरह का रूप बना, जिसको हम लोग क्या कहे थे? तरंग कहे थे, तरंग, वेव नाम रखे थे। लेकिन ये वेव कैसे उत्पन्न हुआ? तो सामान्य वेव में कहिएगा ढेला मारने से उत्पन्न हुआ। अरे ढेला मारने से हुआ क्या? ढेला मारने से हुआ क्या? पानी का कण वाइब्रेट किया, कंपन किया। किस तरह से?
तो ये जो लड़की लड़की बोल रहे थे, वास्तव में हम कहना क्या चाह रहे थे इसी कण के संबंध में। लड़की देखे क्या कहे थे, शिव मंदिर गई घर से, तो यहाँ भी कण का ये जो है ये घर नहीं है, कण का ये पॉइंट कहलाता है मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, मीन पोजीशन कहलाता है, मीन पोजीशन इसको कहते हैं माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति से कण क्या हुआ, ऊपर पहले गया। जब लड़की शिव मंदिर गई घर से, तो यहाँ कण क्या हुआ, ऊपर गया। लड़की शिव मंदिर से पुनः घर आई तो कण पुनः कहाँ आया, अपने मीन पोजीशन पर, माध्य स्थिति में। लड़की फिर क्या हुआ, पार्वती मंदिर गई थी, तो ये कण भी पुनः नीचे आएगा और कण लड़की घर पुनः वापस हुई तो कण भी पुनः अपने माध्य स्थिति में पहुंच गया। तो लड़की का मोशन क्या देखे, एक ही बिंदु के दोनों तरफ, घर के दोनों तरफ आगे पीछे वाली गति की। तो यहाँ कण भी वही उसी तरह लड़की की तरह मोशन करता है, माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति के दोनों तरफ आगे पीछे वाली गति, जस्ट लड़की की तरह। तो यहाँ वहाँ लड़की के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोले थे। यहाँ वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो है, कंपन करने वाला कण जो है, उसका मोशन भी क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। इसका मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, सरल आवर्त गति होगी। तो क्या कहना है मेरा कि जिस कण के वाइब्रेशन से, जिस कण के कंपन करने से वेव उत्पन्न होता है, उस कण की गति कैसी होती है, सरल आवर्त गति होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और हम लोग सीख चुके हैं इस तरह से जो बनता है वेव, इस वेव को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, याद होगा। ये अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। अनुप्रस्थ तरंग में बताए होंगे कि ये क्या है, तो जिस रेखा के अनुदिश कण, जिस रेखा के अनुदिश तरंग गमन करती है, जिस लाइन के एलोंग वेव चलती है, उस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन बता चुके हैं। लाइन ऑफ प्रोपेगेशन हिंदी में कहते हैं संचरण रेखा। तो क्या देखे, संचरण रेखा के लंबवत जब कंपन करता है कोई कण, तो उत्पन्न तरंग क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है, ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। पढ़ चुके हैं, ठीक। लेकिन एक और पढ़े होंगे, याद कीजिए कि लाइन ऑफ प्रोपेगेशन ऐसे लेंगे, संचरण रेखा इसको लेंगे, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के अनुदिश कंपन करेगा। देखना, कण ऐसे कंपन किया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ आ गया। ऐसे ऐसे कंपन करने का मतलब है
कि संचरण रेखा के दिशा में कंपन करना, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के अनुदिश कंपन करना। इस तरह से यदि कण कंपन करता है तो फिर भी वेव बनता है, वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में बनता है, बता चुके हैं। एक कंप्रेशन, एक रेयरफेक्शन, इस तरह से बनता है। तो ये भी वेव है, और इस वेव का नाम हम लोग सीखे थे, क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद कीजिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव। हिंदी में हम लोग सीखे थे अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, यही हम लोग सीखे थे। तो अनुदैर्घ्य तरंग यह हो गया कब? जब कण कंपन किया, कैसे? संचरण रेखा के अनुदिश, संचरण रेखा के एलोंग। आइए यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी ऊपर तरह की ही बात है। कण क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आया, फिर वापस हो गया, फिर ये यहाँ आया, फिर वापस हो गया। इसका मतलब ये क्या है? मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है। और माध्य स्थिति के दोनों तरफ टू एंड फ्रो, अर्थात आगे पीछे वाली गति कर रही है। तो यहाँ भी ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल का मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, सरल आवर्त गति होगी। चाहे ऊपर वाला लीजिए चाहे नीचे वाला। ऊपर में यही है कि संचरण रेखा के लंबवत कंपन करती है, और यहाँ संचरण रेखा के अनुदिश कंपन करती है। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि मीन पोजीशन के दोनों तरफ कण कंपन करता है। यहाँ मीन पोजीशन के दोनों तरफ कण कंपन कर रहा है। इसका मतलब दोनों एक ही, दोनों में कंपन एक बिंदु के दोनों तरफ कंपन कर रहा है। और कंपन करेगा तो फिर इस लड़की की तरह मोशन होगा। लड़की के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ चुके हैं। इसलिए वाइब्रेटिंग पार्टिकल का कण का मोशन भी क्या होगा? सरल आवर्त गति होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। चलिए इसको डायग्राम बना सकते हैं तो बनाइए। ये मीन पोजीशन की चर्चा है, और हम लोग लिखेंगे लास्ट में, ये लिखने के बाद
चलिए हम लोग अब लिखेंगे मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल के बारे में कि मोशन कैसा है, कैसा होता है। कंपन करने वाले कण का मोशन कैसा होता है, ये सीखना है, लिखना है। कंपन करने वाले कण की गति, कंपन करने वाले कण की गति सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति होती है, सरल आवर्त गति होती है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं द मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ब्रैकेट में लिख सकते हैं SHM। आइए, ये तो हुआ वाइब्रेटिंग पार्टिकल का मोशन, लेकिन हम लोगों को जानना है वाइब्रेटिंग पार्टिकल के मोशन का इक्वेशन। लिखिए इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, या फिर इसको कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ वेव भी कह सकते हैं, तरंग का समीकरण। यानी कंपन करने वाले कण की गति, कण की गति का समीकरण। क्या लिखे? इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, कंपन करने वाले कण की गति का समीकरण, या इसी को कहते हैं तरंग का समीकरण। तरंग का समीकरण क्या होगा? आइए शीर्षक डालें इक्वेशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल। पहले हम लोग सीख चुके हैं कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हम लोग सीख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो y इज इक्वल टू होगा, जनरल इक्वेशन की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यही है जनरल इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल और इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। यही है, इसको लिख सकते हैं डेल्टा नहीं दे करके फाई भी लिए थे हम, याद कीजिए, ओमेगा टी प्लस फाई। ये दोनों क्या कहलाएगा? जनरल इक्वेशन ऑफ किसका? वाइब्रेटिंग पार्टिकल।
जनरल इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, और वेव भी दे सकते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव भी दे सकते हैं, और लिख सकते हैं वेव। वेव का जनरल इक्वेशन है, यह वाइब्रेटिंग पार्टिकल का जनरल इक्वेशन है, सामान्य समीकरण है। अब यहाँ लिखेंगे इफ डेल्टा और फाई, जिसको इनिशियल फेज कहते हैं, पढ़ चुके हैं। डेल्टा और फाई यदि 0 हो जाए देन तब क्या होगा, y इज इक्वल टू होगा ये साइन ओमेगा टी, फाई या डेल्टा 0 हो जाएगा। ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, जनरल नहीं है, इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द मोशन। यहाँ भी गड़बड़ी आई है, जनरल इक्वेशन ऑफ द मोशन होना चाहिए जी, जनरल इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल और वेव। यहाँ हम इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, कंपन करने वाले कण के गति का समीकरण है, यह तरंग का समीकरण है, y बराबर ये साइन ओमेगा टी। टेक डाउन हम लोग सीखे वेव का इक्वेशन, ये वेव का इक्वेशन है, कैसे होता है लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। लड़की जो शिव मंदिर से पार्वती मंदिर जाया करती थी अपने घर से हो करके, तो लड़की का जो मोशन था, सिंपल हार्मोनिक मोशन था, उसको हम सीख चुके हैं, उसके इक्वेशन को। यहाँ भी जस्ट वाइब्रेटिंग पार्टिकल लड़की की तरह है, तो फिर जनरल इक्वेशन सेम होगा। टेक डाउन नोट कीजिए। आइए हम लोग सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेव। कण जब कंपन करता है, ढेला जब पोखर में हम फेंकते हैं तो वहाँ पानी का कण कंपन करता है, वो मोशन होता है उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने से वेव कैसे उत्पन्न होता है ये सीखेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ वेव सीखेंगे प्रोड्यूस्ड बाय ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल। वाइब्रेटिंग पार्टिकल के द्वारा सीखना है फॉर्मेशन ऑफ वेव। फॉर्मेशन ऑफ वेव, तरंग का निर्माण कैसे होता है, लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेव चलेगा। फॉर्मेशन ऑफ वेव
by a vibrating particle। कंपन करने वाले कण के द्वारा वेव का निर्माण, हिंदी यही है, कंपन करने वाले कण के द्वारा तरंग का निर्माण। तरंग का निर्माण कैसे होगा ये देखेंगे। आइए याद करो, वही पुरानी कहानी हम कहेंगे। ये देखो, कण अब बात करेंगे। कण देखो, ऊपर से यह मीन पोजीशन है, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे, नीचे फिर मीन पोजीशन से नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से। तो पहले गौर करो तो इसको सब मिटाते हैं हम, शुरू से फिर से बनाएंगे। और यहाँ देखो ये कण है। हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ वेव कैसे होता है। ये मीन पोजीशन में कण है। किसमें है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, माध्य स्थिति में ये कण, माध्य स्थिति। माध्य स्थिति किसको कहते हैं? पानी जब स्थिर रहता है, कोई डिस्टरबेंस जब पैदा नहीं करते हैं, अपनी अवस्था में जब रहता है, तो फिर उसको कहते हैं मीन पोजीशन, उस पार्टिकल के पोजीशन। आइए अब मान लीजिए ढेला मारते हैं, तो ढेला मारेंगे तो कण तो सबसे पहले ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तो मानते हैं क्या यहाँ ऐसे नीचे की बात करें, नीचे की बात करें तो नीचे ढेला मारेंगे तो नीचे जाएगा। तो ये भी कण नीचे जाएगा। तो नीचे जाने का मतलब क्या हुआ? नीचे जब जाएगा तो नीचे इस तरह का फॉर्मेशन होगा, ऐसे। फिर ऊपर जाएगा तो इस तरह से फॉर्मेशन होगा। फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ भी ऊपर जाएगा। फिर नीचे जाएगा तो फिर यहाँ नीचे जाएगा। ठीक, तो यहाँ तो हम पानी प्रैक्टिकल करके बात कर रहे थे। प्रैक्टिकल में हम लोग पानी में जब ढेला मारते हैं तो पानी का कण ऊपर पहले नहीं जाता है, नीचे जाता है। इसीलिए ये उल्टा वेव नज़र आता होगा। लेकिन सामान्य वेव में हम लोग कैसे बनाते हैं उसको? सामान्य वेव बनाते हैं इस तरह से, ऐसे वेव बना लेते हैं, ऐसे। तो कई बात नहीं, समझना है, समझेंगे। समझने के लिए किसी तरह बनाइए। तो कहने का सेंस क्या है मेरा कि एक बार यदि कंपन करता है, फिर से देखेंगे, यदि नीचे का लेंगे आप तो पहले ऊपर जा रहा है तो यहाँ भी क्या हो गया? ऊपर हो गया। फिर नीचे आया तो यहाँ भी ऐसे नीचे आया। कण जब नीचे आ गया फिर तो यहाँ भी नीचे। फिर कण ऊपर गया तो यहाँ ऊपर। क्या देखे इसको? अभी तब तक के लिए भूल जाएं तो क्या देखे कि एक बार कण कंपन कर जाता है तो पानी की सतह पर इस तरह का रूप बनता है, या इस तरह का रूप बनता है, शेप बनता है। और इस तरह का शेप जब बनता है, रूप बनता है, उसी को हम लोग बोलेंगे वेव, तरंग बोलेंगे। ठीक, तो वेव कैसे बनता है पता हो गया। लेकिन एक बार ही तो ये कंपन नहीं करता होगा। पानी में जब ढेला मारते हैं तो क्या एक बार ऊपर नीचे होकर के स्थिर होता है? नहीं, कुछ देर तक होगा, ऐसे ऐसे कंपन करते रहता है। तो कुछ देर तक ऐसे ऐसे करेगा तो फिर ये इस तरह से होते रहेगा।
बनते रहेगा, आगे की ओर ये फॉर्मेशन होते रहेगा। तो समझ में आ गया कि कंपन जब करता है कोई कण, ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल है बाबू, वाइब्रेटिंग पार्टिकल है। तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल के द्वारा कैसे कण तरंग उत्पन्न होता है ये सीखे। ये तरंग है, ये तरंग है, वेव है ये। तो शीर्षक डाले थे मोशन ऑफ वेव बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल। समझ में आ गया हो? फिगर ड्रॉ कर लीजिए। चलिए फिगर ड्रॉ करना है। अब क्या सीखना? फॉर्मेशन सीखे। पोखर में ढेला मारते हैं तो तरंग का निर्माण कैसे होता है ये सीखे। अब सीखेंगे हम लोग फेज डिफरेंस, जबकि फेज एंगल बता चुके हैं हम। आज पढ़ाएंगे फेज डिफरेंस, जिसको कहते हैं कालांतर। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होगा इसको सीखेंगे। हालांकि फेज डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से भी सूचित करते हैं, फाई से भी सूचित करते हैं, जबकि इनिशियल फेज को हम लोग डेल्टा से सूचित करते थे। लेकिन यहाँ जानिए फेज डिफरेंस को भी हम लोग, फेज डिफरेंस को भी हम लोग डेल्टा से ही सूचित करेंगे, डेल्टा से सूचित करेंगे फेज डिफरेंस। क्या होता है फेज डिफरेंस? तो फेज एंगल हम लोग सीखे हैं, तो फेज एंगल के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे फेज डिफरेंस। आइए फिर से हम लोग देखते हैं, डिटेल पर करके अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ से सीखना जरूरी है फेज डिफरेंस। आइए हमको बताइएगा बाबू कैसे कैसे क्या होता है। फिर वहीं हम बार बार वहीं जाना चाहेंगे पहले की तरह। बहुत को खराब लगता होगा, एक ही बात को कितना बार रिपीट करेंगे, लेकिन उसी से रिलेटेड बात है तो हम करेंगे। क्या करेंगे? आइए क्या बात है हमको बताइए कि लड़का यहाँ से यहाँ आता था तो कितना बड़ा एंगल बनाता था? 90 डिग्री π/2। ठीक, लेकिन लड़की भी तो यहाँ आ जाती थी। तो लड़की के लिए यही जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लड़का के लिए है, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लड़की के लिए क्या हो जाता था? फेज एंगल हो जाता था। नहीं, फेज एंगल हो जाता था। याद कीजिए, फेज एंगल क्या है? लड़का के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो लड़का वृत्त के केंद्र पर जितना बड़ा कोण बनाता है उसी कोण को क्या कहते हैं? लड़की का फेज एंगल कहते हैं। वाइब्रेटिंग पार्टिकल का फेज एंगल कहेंगे, कला कोण कहेंगे।
आइए, लड़का यहाँ ऐसे घूम करके यहाँ आया, तो लड़की ऐसे यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो यहाँ किस तरह का वेव बना, इस तरह का। इसका मतलब है कि यहाँ देखा जाए तो ये 0 मानेंगे तो यहाँ π/2 होगा। क्या चीज़, इधर यदि फेज एंगल लेंगे x एक्सिस के अनुदिश, इसको x एक्सिस मान लिया जाए, तो ये क्या है, फेज एंगल इधर दिखाएंगे, तो इधर क्या दिखाएंगे, इधर डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे। किसका, कण का। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन दिखा रहे हैं। किसका, कण का, वाइब्रेटिंग पार्टिकल का, लड़की का। लड़की जितना दूर गई यहाँ, तो क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। लेकिन वाई एक्सिस के अनुदिश हम डिस्प्लेसमेंट लिए हैं, तो एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कहलाएगा, लेकिन यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसलिए सही ग्राफ है कि लड़की जब एक बार मंदिर गई, शिव मंदिर, तो यहाँ ऐसा वे बनेगा। फिर लड़की नीचे आएगी, घर आएगी, कब, जब लड़का x' पर जाएगा तब। लड़का जब x' पर जाएगा तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये 2 × π/2 हो जाएगा। नहीं, ये π/2 है, 90 डिग्री है, तो इधर वाला भी होगा 90 डिग्री। इट मीन्स क्या हो गया, 2 × π/2 होगा। तो 2 × π/2 का क्या मतलब हुआ जी, पाई होगा, पाई एंगल बना। तो क्या देखे कि लड़की पुनः घर आई वापस, तो यहाँ वेव कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर क्या फेज एंगल होगा, पाई। फिर लड़का कहाँ, लड़का फिर पार्वती मंदिर, तो लड़की भी फिर पार्वती मंदिर। लेकिन लड़का ने इस बार कितना बड़ा कोण बना लिया, तो कहिएगा 3 × π/2। क्यों, कि यहाँ 1 π/2 थी, यहाँ 2 π/2, यहाँ 3 π/2 थी, यहाँ 4 π/2 होगा। नहीं, तो ये कब हुआ, जब पार्वती मंदिर गया लड़का तब। तो लड़की भी तो पार्वती मंदिर गई है। लड़की जब पार्वती मंदिर जाती है तो इस तरह का वेव बनता है। यहाँ तक आएगा तो यहाँ क्या लिखोगे तुम, लिखोगे वही 3 π/2। लड़का पुनः कहाँ चला गया, अपना घर। तो घर गया तो कितना बड़ा कोण बना लिया, एक बार फिर से देखो, इतना बड़ा, कितना बड़ा कोण हो गया ये। तो कहिएगा सर 4 × π/2 होगा। इट मीन्स कितना हो गया, 2 पाई। सही है कि ना, 2 पाई। तो 2 पाई फेज एंगल हो गया लड़की के लिए। कब, जब लड़की पुनः पार्वती मंदिर से घर जाएगी। पार्वती मंदिर से जैसे घर जाएगी तो पानी की सतह पर ऐसा बनेगा। तो ये लिखेंगे हम 2 पाई। तो क्या सीखे ये कि एक बार कंपन किया कण तो इस तरह का वेव बना, और इस तरह का जब वेव बना, फॉर्मेशन हुआ पानी की सतह पर, तो उसमें हम लोग सीखे कि किस स्थिति में कितना फेज एंगल होगा, कितना कला कोण होगा, ये सीखे। कला कोण लास्ट क्लास में बता चुके हैं। अब है कि इसी तरह का पुनः कंपन करेगा कण,
तो इस तरह का फिर आगे वेव का निर्माण होगा, इस तरह का वेव का निर्माण होगा। अब बताओ, यहाँ याद करो, यहाँ π/2, 2π/2, 3π/2, इसको 4π/2, तो यहाँ क्या होगा 5π/2, यहाँ 6π/2, तो 6π/2 को क्या लिखेंगे 3π नहीं लिखेंगे, 3π, तो 6 यहाँ क्या होगा 7π/2 चलेगा, और यहाँ क्या होगा 8π/2, तो 8π/2 का मतलब क्या हुआ 4π। अब समझ में आता होगा कि कैसे हम फेज एंगल को एक्सिस में रख सकते हैं, नहीं 0π/2, 2π/2, ये π हो गया, और यहाँ सॉरी हाँ सही बोला गया, ये क्या हुआ 5π/2 होगा, यहाँ क्या होगा तब 3π। हाँ ये हम चले गए, चलो यहाँ क्या हो जाएगा तब 7π/2, और यहाँ 4π, फिर यहाँ 9π/2, तो यहाँ 6π, 3 हो गया ना, 4 हो गया, 5 हो जाएगा ना 5π, यहाँ 11π/2, तो यहाँ 6π, ये हो गया। चलिए इस तरह का कैसेज होगा बाबू, बीच में हम पॉइंट छोड़ दिए थे, आगे बढ़ गए थे। आइए हम चलेंगे कहाँ कि शीर्षक डाले हैं फेज डिफरेंस कालांतर डेल्टा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। चलो हम पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, यहाँ ओ माने हैं 0 भी है, ये वो भी है, और 0 भी पॉइंट लेंगे यहाँ, ठीक, वो पॉइंट ले लें। अब ये ओरिजिन है तो इसको 0 भी ले सकते हैं। आइए यहाँ ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी मानेंगे, ई एफ। आप बताइए हमको कि ये ओ और ये, या ओ और बी, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। यानी शीर्षक डालेंगे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस किसके किसके बीच, बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन, गौर करना, फेज डिफरेंस बिटवीन हम लेते हैं ओ एंड बी लेते हैं, क्या लेते हैं ओ एंड बी ले सकते हैं, ओ एंड डी, किसी भी कोई भी 2 पॉइंट ले लो, फेज डिफरेंस निकलेगा। तो क्या है फेज डिफरेंस, तो फेज का डिफरेंस है, फेज एंगल का अंतर है। लेकिन हम थोड़ा सा मकसद मेरा अलग है, एक साथ करने का, एक साथ समझा देंगे तो एक थ्योरी पूरा हो जाएगा कि ये क्या एक साथ समझाइएगा। तो देखो क्या समझाते हैं, क्या समझाते हैं, देखो तो समझ में आएगा तब ना। जब देखेंगे फिर से एक बार बताना पड़ेगा, छोड़ दो इसको। फेज डिफरेंस अभी समझना है तो बिटवीन ओ एंड ए, एक बार और बताना पड़ेगा हमको। फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ए, बताइए तो ये का फेज एंगल कितना है, ए का पॉइंट ए का पाई है, ठीक है, और ओ का कितना है 0, क्योंकि 0 क्यों, क्योंकि फेज एंगल देखिए ना वो कितना है 0, यहाँ क्या है पाई। सिंपल में भी समझा रहे हैं, बाद में और डिटेल बढ़िया से बताएंगे। अभी
केवल फेज डिफरेंस शीर्षक डाल दिए हैं, तो फेज डिफरेंस को समझो। तो फेज डिफरेंस बिटवीन इतना हो गया पाई। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट हम लिखेंगे फेज डिफरेंस, सिर्फ फेज डिफरेंस आज बताते हैं, दूसरे दिन इसको जो मकसद है उस पर जाएंगे। फेज डिफरेंस मतलब कलांतर, कला कोण में अंतर, किसके किसके बीच। कोई भी ले लो पॉइंट, तुम ओ ले लो और डी ले लो, ये और डी, ये एंड डी ले लें तो क्या हो जाएगा, ये एंड डी। तो डी का देखो फेज एंगल कितना है 4 पाई, माइनस ये का कितना है पाई, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया 3 पाई। यही सिखाना चाह रहे थे कि फेज डिफरेंस तुम कैसे निकालोगे बिटवीन टू पार्टिकल्स। क्यों, जब ढेला मारते हैं तो इस तरह का वेव बनता है, तो वेव बनता है तो क्या यहाँ बार बार ऐसे ऐसे होता है, तो बारंबार ऐसे ऐसे होता है, आगे बढ़ता है ना वेव बढ़ता है, तो फिर ये भी कंपन कर रहा है, ये आगे वाले को कंपन करवा दिया, फिर आगे वाले को कंपन करवा दिया। तो कहने का सेंस है कि भिन्न भिन्न पार्टिकल अलग अलग फेज में होते हैं, अलग अलग उसका फेज एंगल होता है, तो फिर उसके फेज एंगल में डिफरेंस क्या होगा, उसी जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे फेज डिफरेंस। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, और डिटेल होगा नेक्स्ट डे, लेकिन आप यहाँ बी पॉइंट लेते हैं, फेज डिफरेंस लेते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन किसके किसके लेंगे, कोई भी पॉइंट लो ना, खाली सिखा रहे हैं फेज डिफरेंस कैसे। बी एंड क्या लेना है, ई लीजिए, सी लीजिए, डी लीजिए, कुछ भी लीजिए, बी एंड डी ले लेते हैं, बी एंड डी ले लेते हैं। तो बी का फेज एंगल 4 पाई, किसका, डी का, अब बी का कितना हो गया 2 पाई, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई। तो ये सिर्फ सिखाया है कि फेज डिफरेंस कितना होगा किसी भी दो पॉइंट के बीच, आप निकाल सकते हैं। आइए हम लोग आप सीखेंगे फेज डिफरेंस नहीं, बल्कि क्या सीखना है, पाथ डिफरेंस सीखना है। क्या सीखना है, पाथ डिफरेंस। आइए हम लोग इसको नोट करना था ना, तो नोट कीजिए, फिगर भी ड्रॉ क्या हुआ था उसको नोट करना जरूरी था, फिगर ड्रॉ करके नोट करना जरूरी था। ये था π/2, ठीक, फिर क्या था 2π/2 अर्थात पाई जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट था 3π/2, फिर आगे 4π/2 जिसको 2π कहें। कन ऐसे आया था, ऐसे आया था, ड्रॉ कर लीजिए फिगर, कुछ नहीं सिखाया है। फेज डिफरेंस सिखाने का प्रयास किए, किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। और
आर्यन है क्या? चलिए, सीखना था फेज डिफरेंस तो हो गया, लेकिन पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। पाथ डिफरेंस सीखने से पहले हम लोगों को सीखना होगा पाथ लेंथ। चलिए हम लोग सीखेंगे पाथ लेंथ। क्या होता है पाथ लेंथ? पाथ लेंथ की बात करते हैं। पाथ डिफरेंस जानने से पहले पाथ लेंथ जानना होगा। क्या है पाथ लेंथ? देखिए, वेव इस तरह से बना, सीख चुके हैं अब, और इसको क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। दोनों ये क्रेस्ट बताए होंगे, ये भी क्रेस्ट है, यह शीर्ष बताए होंगे, ये भी शीर्ष है, बता चुके हैं, याद कीजिए। दो लगातार शीर्षों, या इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ, TROUGH, इसको भी ट्रफ बोलते हैं, याद करो। ये गर्त बोले थे, ये भी गर्त बोले थे, गर्त है ये। तो गर्त है तो आओ बताओ कि दो लगातार शीर्षों अथवा दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं, जिसको लैम्डा से सूचित करते हैं। ये भी लैम्डा हो गया, ये भी लैम्डा हो गया। तो वेवलेंथ है ये, लैम्डा से डिनोट किए, लेकिन लैम्डा क्या है? वेव लेंथ है, जिसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य, बता चुके हैं। लेकिन आज तक क्या बताएंगे? ये बताएंगे बाबू, बताएंगे कि तरंग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो कितना दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? पाथ लेंथ क्या होता है? रास्ते की लंबाई कितनी होती है? तो चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे। तो बताओ, यहाँ देखो क्या ये बना है? ऊपर या नीचे ये गोल ऐसा ऐसा जो ये बना है इस तरह का, तो इसको हम लोग लूप बोलते हैं, इसको लूप। नीचे भी क्या बना है? लूप बना है। तो बताओ कितने लूप की लंबाई लैम्डा होती है? तो गौर करो, ये देखो आधा लूप इधर है, आधा लूप इधर है, एक लूप हो गया।
और ये क्या है, ये भी लूप हो गया, एक पूरा लूप। तो दोनों ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के बीच में कितना लूप बना हुआ है, 2 लूप। ये कंप्लीट लूप है और आधा आधा 2 लूप है। तो आधा आधा 2 लूप कितना हुआ, 1 लूप। तो 2 लूप की लंबाई क्या हो गया, लैम्डा के बराबर होता है 2 लूप की लंबाई। तो हम आधा आधा नहीं लेकर के अब क्या ले सकते हैं, पूरा पूरा ले लेते हैं। 1 लूप ऊपर ले लिए, 1 लूप नीचे ले लिए। तो दोनों लूप की लंबाई तब, अर्थात यहाँ ओ से इसको क्या माने थे, ये इसको माने थे बी। तो ओ से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, ओ से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, लैम्डा ही होगा। क्यों, लैम्डा क्या है, 2 लूप की लंबाई। 1 लूप कंप्लीट नीचे बना हुआ है, ऊपर में आधा आधा 2 है। तो आधा आधा 2 ठो मिलाएंगे, इसको उठा करके लो ना, इसको उठाकर यहाँ रख दोगे तो 1 लूप बन जाएगा। तो 1 लूप ऊपर में, 1 लूप नीचे में, 2 लूप की लंबाई कितना हो गया, लैम्डा। जिसको विश्वास ही नहीं होता है, नाप कर दिखाते हैं। गौर करो, देखो दिखाई देता है कि नहीं तुमको, यहाँ क्या है, देखो लैम्डा लंबाई है, ये नाप कर दिखा रहे हैं। 2 शीर्षों के बीच की दूरी क्या है, लैम्डा। अब उठा लिए उसको, इतना लंबाई है। यहाँ लेते हैं, यहाँ देखो वही हुआ, सेम है। इसका मतलब क्या है, ऊपर में 1 लूप, नीचे में 1 लूप, 2 लूप की लंबाई कितना हो गया, 2 लूप की लंबाई लैम्डा हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि लेंथ ऑफ टू लूप, द लेंथ ऑफ 2 लूप्स। बताओ कितना हो गया 2 लूप्स की लंबाई, लैम्डा। तो बताइए, ये तो ऐसा हो गया, इसलिए द लेंथ ऑफ, हम क्या जानना चाहते हैं, द लेंथ ऑफ 1 लूप कितना होगा। 1 ही लूप होगा तो वेव लेंथ कितना होगा, 1 ही लूप लेंगे, बताओ लंबाई कितना होगा। लेंथ ऑफ 1 लूप कितना होगा, 1 लूप की लंबाई कितनी होगी, λ/2। क्यों, क्योंकि पूरा क्या, यहाँ से यहाँ तक 2 लूप की लंबाई लैम्डा है। तो 1 लूप लेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग लग जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब चलो, द लेंथ ऑफ हाफ लूप, आधे लूप की लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, लूप तो समझा चुके हैं ये लूप है। तो क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, λ/4। यही सीखना है बाबू, किसको समझने के लिए, पाथ लेंथ को समझने के लिए। क्या समझना है, 2 लूप दिखाई दिया, चाहे ऊपर में रहे कि नीचे में रहे, लेकिन लगातार होना चाहिए। लगातार मतलब एक दूसरे से सटा हुआ, 1 लूप ये है, ये लूप, दोनों लूप की लंबाई कितना हो जाएगा, लैम्डा। 1 लूप की लंबाई आधा हो जाएगा, λ/2। आधे लूप की लंबाई जो आधा यहाँ है, यह आधा ऊपर में जो ये है, इस आधे लूप की लंबाई मीन्स क्या हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट की बीच की दूरी कितना होगा, ये कितना होगा, λ/4 होगा। ठीक, तो हमको लगता है कि आप समझा चुके हैं, तो ये समझ चुके हैं। तो आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, हमको बता सकते हैं आप कि यहाँ से यहाँ लेंगे तो λ/2, यहाँ लेंगे तो लैम्डा हो गया, लैम्डा। यहाँ क्या होगा, पहले ये देखिए ना, λ/2, 1 λ/2 कहिए, 1 λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, 4 λ/2, जैसे उसमें लिए थे फेज एंगल में π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, इसी तरह 1 λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, इस तरह से होगा। आइए इसको नोट पे लिख कीजिए, फिर बात करेंगे। नोट करते, सब बेसिक है बाबू।
सब बेसिक है, बाद में इसका यूज करेंगे। वेव ऑप्टिक्स अभी शुरू किए हैं कहाँ, बेसिक में तो शीर्षक डाल दिए थे वेव ऑप्टिक्स, लेकिन वेव ऑप्टिक्स क्या है, क्या उसमें पढ़ना है, ये भी नहीं बताया। आइए हम लोग सीखेंगे पाथ लेंथ ऑफ वेव की बात करते हैं। ये पाथ लेंथ मतलब किसका, तरंग के रास्ते की लंबाई। तरंग बताओ, यहाँ से यहाँ आ गया तो फिर तरंग के रास्ते की लंबाई कितना हुआ, लैम्डा। तरंग यहाँ से यहाँ आ गया तो कितना आगे हो गया, लैम्डा बाय कितना, 2 लैम्डा। तो चलो हम बात करते हैं तुमसे कि यहाँ 0 हो गया, यहाँ तरंग चला ही नहीं है, तो तरंग के द्वारा, वेव के द्वारा तय की गई दूरी या डिस्टेंस कितना होगा, 0। लेकिन यहाँ आ जाएगा तब बताओ यहाँ तक में कितना होगा। मान लिए पॉइंट हम दे दें तुमको, पॉइंट हम दे दें, अच्छा रहने दो, यहाँ ये BC D इसी तरह से लिए थे हम, इसलिए उसमें चेंज नहीं लाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ तो तुम बता दो कि इस पॉइंट को लिया क्या ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना होगा, लैम्डा बाय 2। यहाँ क्या होगा, यहाँ लेते हैं, यहाँ लैम्डा बाय 2 ले लेते हैं इस जगह। बताओ इस जगह क्या लें, यहाँ पर लैम्डा लेंगे, यहाँ गलत लिए, लैम्डा बाय 4 होगा, यहाँ तक में नहीं, हाफ लूप, ये यहाँ से यहाँ तक हाफ लूप ना, लैम्डा बाय 4, यहाँ लैम्डा, यहाँ क्या, यहाँ फिर क्या होगा, ये लैम्डा बाय 4, यहाँ लैम्डा बाय 2 होगा। यहाँ क्या होगा, इस पॉइंट की अलग ज़रूरत है नहीं हमको, इसलिए यहाँ यदि लेना चाहें आप तो क्या हो जाएगा, तो 3 × लैम्डा बाय 4, सही है कि ना, 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, सही है कि ना, ये 4 लैम्डा बाय 4। तो हमको इस पॉइंट से बीच से मतलब नहीं है, मतलब हमें इसको इससे है, तो ये लैम्डा बाय 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, इसका मतलब लैम्डा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, तीसरा पॉइंट है 3 लैम्डा बाय 2, सही है, ठीक। यहाँ क्या होगा, 4 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2 को क्या कहते हैं, 2 लैम्डा कहते हैं ना। यहाँ बोलो 1 2 3 4 5 है, 5 लैम्डा बाय 2, तो ये क्या हो गया, 6 लैम्डा बाय 2, मतलब क्या हुआ, 3 लैम्डा। इसी तरह होगा कि नहीं होगा। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ये पाथ लेंथ लिए थे, लेकिन हमको सीखना है अब, पाथ लेंथ तो समझ में आ गया कि ये यही है पाथ लेंथ। यदि वे भी यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, उस पाथ लेंथ उसका कितना हो जाएगा कि लैम्डा, देखो ना लैम्डा, यहाँ से यहाँ आएगा तो 3 लैम्डा बाय 2 होगा पाथ लेंथ किसका, वेव का। लेकिन हमको सीखना है, अब सीखना है कि पाथ
डिफरेंस सीखना है, पाथ डिफरेंस सीखना है। हिंदी में कहते हैं पथांतर। पथ का अंतर क्या कहलाता है? पथांतर कहलाता है, पाथ डिफरेंस कहलाता है, पथांतर। अब बताओ, पाथ डिफरेंस सीखना है तो पाथ डिफरेंस हमको जल्दी से बोलो, किसके किसके बीच सीखना है? कोई भी लो, पॉइंट की जो लेना है ले लो। इसमें हम लेते हैं बी एंड एफ। कौन बताएगा? एफ का पाथ लेंथ कितना है? एफ का पाथ लेंथ है 3 लैम्डा, पाथ लेंथ हो गया। फिर बी का पाथ लेंथ कितना है? लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 2 लैम्डा। कोई भी पॉइंट लो, पाथ डिफरेंस मतलब पथांतर। पाथ डिफरेंस बिटवीन नहीं लिखते हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन लिखना होगा। बी एंड एफ यहाँ भी लिखेंगे, बी बिटवीन। बिटवीन क्या लो? ये ला, बिटवीन ए एंड डी ले लेते हैं, या ए एंड सी ले लेते हैं। ए एंड सी, सी का बताइए पाथ लेंथ कितना है? 3 लैम्डा बाय 2 माइनस ये का कितना है? लैम्डा बाय 2। कितना आ गया यहाँ? कितना आ गया? 3 लैम्डा में लैम्डा लेस करेंगे, यही एलसीएम होता है। तो 2 लैम्डा बाय 2 कितना हो गया? सिर्फ लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा नहीं, सिर्फ लैम्डा हो गया। ये क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं पाथ डिफरेंस। दो बिंदु के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? दो बिंदुओं के बीच में पथांतर कितना होगा? पथ का अंतर कितना होगा? यही सिखाने की प्रयास कर रहे हैं, और आप सीख भी चुके होंगे, हमको विश्वास है। चलिए, पाथ डिफरेंस अब कोई भी अपने मन से तुम लोगे ले लो, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बताओ, हम ओ ले लेते हैं एंड कोई ले ई ले लेते हैं, तो बताओ ई का कितना है? 5 लैम्डा बाय 2 माइनस ओ का कितना है? तो 0। तो क्या हो गया? 5 लैम्डा बाय 2। तो ये सीखे हम लोग आज कि पाथ डिफरेंस क्या है, और पहले सीखे थे इससे जस्ट पहले कि फेज डिफरेंस क्या है। ठीक, तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे कि 2 पार्टिकल है या 2 से अधिक पार्टिकल्स है, 2 से अधिक कण है, तो वो सेम फेज में कब होगा और अपोजिट फेज में कब होगा, सेम कला में कब होगा और विपरीत कला में कब होगा, ये सीखना है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है वेव ऑप्टिक्स का। कल का क्लास जो होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आज जो पढ़ाए हैं उसको रिवीजन कर लीजिएगा, और कल का क्लास नहीं छोड़िएगा, कल का निश्चित रूप से क्लास कीजिएगा। थैंक्स।